ये मूवी अक्टूबर 1972 में हुए साउथ अमेरिकन फ्लाइट 571 के क्रैश की सच्ची घटना पे बेस्ड है, जब एक रग्बी टीम समेत कुल 45 लोगों से भरा एक चार्टर्ड प्लेन एंडीज माउंटेन श्रृंखला के बीचों बीच क्रैश हो जाता है। कुछ लोगों के लिए वो एक दिल दहला देने वाला हादसा था और कुछ लोगों के लिए एक चमत्कार। क्या हुआ था उस पहाड़ पर? क्या होता है जब दुनिया आपको मरा हुआ मान लेती है, जब आपके पास ठंड से लड़ने लायक कपड़े नहीं होते, खाने के लिए खाना नहीं होता और मौत सामने होती है? ये इस मूवी से आपको पता चलेगा। मूवी साउथ अमेरिका के मोंटेवीडियो शहर में शुरू होती है, जहां ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब नाम की एक रग्बी टीम एक मैच खेल रही होती है और रॉबर्टो के राइट मोमेंट पे बॉल ना पास करने के वजह से ये लोग मैच हार जाते हैं। ड्रेसिंग रूम में सभी रॉबर्टो को ब्लेम कर रहे होते हैं कि तभी वहां टीम का कैप्टन मार्सेलो आता है और उन सबको बताता है कि हम लोग फ्लाइट से सैंटियागो शहर एक ट्रिप पे जा रहे हैं और वो सब चाहे तो अपने दोस्तों या रिलेटिव्स को भी साथ ले जा सकते हैं। अगले सीन में हमें नूमा से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। नूमा लॉ की पढ़ाई कर रहा होता है और जल्द ही कमर्शियल लॉ का एग्जाम होने के वजह से वो इस ट्रिप पे नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड पैंचो कहता है कि बस 2 महीने में तुम ग्रेजुएट हो जाओगे और उसके बाद बहुत बिजी हो जाओगे और हो सकता है कि ये साथ में हमारी आखिरी ट्रिप हो। नूमा उस रात इस बारे में काफी सोचता है और फिर ट्रिप पे जाने का मन बना लेता है। अगले दिन सभी ट्रिप पे जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और नूमा के दोस्त वहां नूमा को देखकर बहुत खुश होते हैं और उससे गले लगते हैं। उसके बाद सभी पैसेंजर्स एक ग्रुप पिक लेने के बाद फ्लाइट में बैठ जाते हैं। फ्लाइट में कुल 40 पैसेंजर्स थे और 5 क्रू मेंबर्स थे और वो सभी पॉजिटिव वाइब्स और एक्साइटमेंट के साथ सैंटियागो की तरफ उड़ान भरते हैं। उनमें से कई लोग पहली बार अपने घर से दूर किसी ट्रिप पे जा रहे थे और वो सब बहुत खुश थे, लेकिन ये एक्साइटमेंट और खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। कुछ समय बाद जब उनका प्लेन एंडीज माउंटेन रेंज के बीच से गुजर रहा होता है तो अचानक उन्हें एक जोर का टर्बुलेंस महसूस होता है। मार्सेलो उन्हें बताता है कि प्लेन की गर्म हवाएं जब इन पहाड़ों की ठंडी हवाओं से टकराती है तो एक सक्शन इफेक्ट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से इन पहाड़ों के ऊपर से गुजरने वाले प्लेन नीचे की ओर पुल होने लगते हैं। फ्लाइट का कैप्टन उन सबको सीट बेल्ट लगाने बोलता है। इसके थोड़े ही देर बाद उन्हें एक और जबरदस्त झटका महसूस होता है और प्लेन काफी नीचे की ओर खिंच जाता है। पायलट प्लेन को ऊपर ले जाने के लिए फुल थ्रॉटल ऑन करके पूरी पावर लगा देता है, लेकिन इसके बावजूद उनका प्लेन आखिरकार एक पहाड़ की चोटी से टकरा ही जाता है और 2 हिस्सों में टूट के क्रैश हो जाता है। प्लेन का पिछला हिस्सा टूटकर पहाड़ की दूसरी ओर गिर जाता है। प्लेन का आगे का हिस्सा तेजी से पहाड़ से फिसलता हुआ नीचे आता है। फ्लाइट में बैठे कुछ लोग सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं और कुल 12 लोग उसी स्पॉट पे मारे जाते हैं। ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब के काफी लोग इस हादसे में जिंदा बच जाते हैं और वो लोग फ्लाइट में फंसे इंजर्ड लोगों को बाहर निकालने लगते हैं। अक्टूबर 13, 1972 से इन सब का सर्वाइवल स्ट्रगल शुरू होता है। रॉबर्टो एक मेडिकल स्टूडेंट होता है और घायलों को ट्रीट करने लगता है। कुछ लोग जाके पायलट को देखते हैं तो वो काफी क्रिटिकल कंडीशन में होता है। फिर वो लोग रेडियो के जरिए मदद बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने बड़े एक्सीडेंट होने की वजह से सभी इक्विपमेंट्स फेल हो जाते हैं और जो इक्विपमेंट्स बचे हैं वो बिना बैटरी के नहीं चल सकते। वो पायलट तब उनसे कहता है कि हमने कुरिको को क्रॉस कर लिया है और आगे ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। फिर उसकी डेथ हो जाती है। हालांकि वो लोग इतने बड़े हादसे के बाद भी जिंदा बच गए थे, लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू होना था। रात होने के बाद टेम्परेचर में सडन गिरावट आने से उनकी मुश्किलें बहुत बढ़ जाती हैं। टेम्परेचर -30 चला जाता है और ऐसी ठंड में बिना किसी स्पेशल गियर और इक्विपमेंट के बचना लगभग नामुमकिन था। वो सभी ठंड से बचने के लिए प्लेन के आगे वाले हिस्से में चले जाते हैं और टूटे हुए साइड पे बैग्स लगाकर उसे बंद कर देते हैं, जिससे ठंडी हवाएं अंदर ना आ पाए। वो सभी प्लेन के अंदर ही एक दूसरे से सिमट कर जैसे तैसे रात बिताते हैं। मार्सेलो सबसे कहता है कि सोना मत, नहीं तो हाइपोथर्मिया से मारे जाओगे। सुबह होने के बाद वो बाहर आते हैं और रॉबर्टो बताता है कि कुछ लोग ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मौत हो चुकी है और कुछ लोग अभी भी बहुत सीरियस हैं। वो कहता है कि हमारे पास इंजर्ड लोगों की देखभाल करने के लिए ज्यादा जगह नहीं है, जिसके बाद वो लोग प्लेन की सीट्स को बाहर निकाल देते हैं ताकि इंजर्ड लोगों की ट्रीटमेंट के लिए जगह बन सके। इसके बाद वो सभी बैग्स चेक करते हैं जिनसे वो खाना और बाकी काम की चीजें निकाल लेते हैं। बाद में वो डेड बॉडीज को प्लेन से बाहर निकालकर एक साइड में रख देते हैं। उसी समय उन्हें किसी प्लेन की आने की आवाज सुनाई देती है जो उनके सर्च में वहां से गुजर रहा था। मार्सेलो, रॉबर्टो, नूमा और बाकी लोग जोरों से चिल्लाने लगते हैं ताकि प्लेन तक उनकी आवाज पहुंच सके, लेकिन प्लेन उन्हें स्पॉट नहीं कर पाता और वहां से चला जाता है। फिर से रात होती है और कार्लिटोस मार्सेलो से पूछता है कि आज कितने लोग मरेंगे, तो मार्सेलो कहता है कि
कि आज कोई नहीं मरेगा। मार्सेलो टीम का कैप्टन था और सबकी हिम्मत बांधे रखने की कोशिश कर रहा था। वो फीतो से कहता है कि कल कोई न कोई उन्हें रेस्क्यू करने जरूर आएगा, लेकिन फीतो एंडीज माउंटेन की तरफ देखते हुए ये रियलाइज करता है कि ये जगह लिविंग के लिए बनी ही नहीं है और इस जगह कोई अगर नहीं बिलोंग करता तो वो हम लोग हैं। अगली सुबह नांदो नाम का एक पैसेंजर जो क्रैश के टाइम से बेहोश पड़ा था वो होश में आता है। नांदो की माँ और बहन भी साथ ट्रैवल कर रहे थे। उसकी माँ तो एक्सीडेंट में मर गई थी, लेकिन उसकी बहन जिंदा बच गई थी। इसके बाद वो लोग एक लोहे की शीट पे कुछ बर्फ रखकर उसके आगे एक खाली बोतल रख देते हैं ताकि सूरज की गर्मी से वो बर्फ पिघल के उस बोतल में चली जाए और वो लोग पानी पी सके। कुछ लोग बैग्स की मदद से क्रॉस का एक बहुत बड़ा निशान बनाते हैं ताकि प्लेन से जाने वाले रेस्क्यू टीम्स उन्हें आसानी से स्पॉट कर पाए। अब उन सबको यहाँ पे 3 दिन हो चुके थे और इसी बीच कई प्लेन उनकी सर्च में आते रहे, लेकिन हर बार वो लोग जिंदा बचे लोगों को नहीं देख पाते थे। डैनियल कहता है कि ये इलाका बहुत बड़ा है, इसलिए शायद रेस्क्यू टीम्स हमें इस इलाके में जोन्स बना के ढूंढ रही होंगी और इस जोन को उन्होंने ऑलरेडी मार्क ऑफ कर दिया होगा। अब उनके इस तरफ वापस आने के चांसेस बहुत कम हैं। इस पर मार्सेलो कहता है कि हमें ये बात सबसे छुपा के रखनी होगी, नहीं तो उनकी उम्मीद टूट जाएगी। हमें भरोसा रखना होगा कि रेस्क्यू टीम्स हमें बचाने जरूर आएंगी। तब रॉबर्टो कहता है कि एक इंसान हवा के बिना मैक्सिमम 3 मिनट, पानी के बिना 3 दिन और खाने के बिना मैक्सिमम 3 हफ्तों तक जिंदा रह सकता है और हम तो इतनी ऊंचाई पे है तो 4 गुना ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। फिर नूमा कहता है कि रॉय ने बताया था प्लेन के पिछले हिस्से में बैटरीज हैं। हमें प्लेन के पिछले हिस्से की ओर जाना चाहिए ताकि हम उन बैटरीज से रेडियो ऑन कर सके और अपने लिए हेल्प बुला सके। इसके बाद नूमा, रॉबर्टो और एडोल्फो प्लेन के पिछले हिस्से की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन और ऊंचाई पे जाने पे एडोल्फो नोटिस करता है कि यहाँ से उनका प्लेन नजर ही नहीं आ रहा, इसलिए शायद रेस्क्यू प्लेन ने भी उन्हें नहीं देखा था। इसके बाद वो लोग वापस चले जाते हैं। सीन कुछ दिन आगे शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि उन लोगों का सारा खाना खत्म हो चुका है और उन्होंने 7 दिनों से कुछ नहीं खाया होता है। उन सब की हालत बहुत बदतर हो चुकी थी और उनका टॉयलेट भी काला होने लगा था। रॉबर्टो सबसे कहता है कि अगर अब हमने कुछ नहीं खाया तो हम लोग इसी तरह मर जाएंगे, इसलिए अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हम बाहर पड़ी डेड बॉडीज को ही खा सकते हैं। नूमा कहता है कि ये बहुत गलत होगा और एक क्राइम भी है जिसके लिए हमें वापस लौटने पे सजा हो सकती है। कार्लिटोस कहता है कि ऐसा करने पे ईश्वर उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मार्सेलो भी सबको ऐसा करने से मना करता है। आधे लोग डेड बॉडीज खाने के फेवर में थे और आधे अगेंस्ट। फिर वो लोग 2 दिन और इंतजार करने का फैसला करते हैं, मगर भूख की वजह से उन सब की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उनमें से कोई जूतों की लेस तो कोई सिगरेट्स खाकर अपनी भूख मिटाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच एक रात नांदो की बहन भी भूख के कारण मर जाती है और अब सिर्फ 27 लोग बचे थे। अगली सुबह एडोल्फो कहता है कि अगर मैं मर गया तो मैं तुम सबको अपनी डेड बॉडी खाने की इजाजत देता हूँ। इसके बाद रॉबर्टो और कार्लिटोस भी सबको यही कहते हैं। अब वैसे भी उन लोगों के पास बाहर पड़ी डेड बॉडीज को खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, मगर बाहर पड़ी डेड बॉडीज उनके अपनों की थी और अपनों को ही काट कर खाने की हिम्मत उनमें नहीं थी। तो अब सवाल ये था कि उन डेड बॉडीज को काटेगा कौन। तब एडोल्फो, डैनियल और उसका भाई इस काम को करने की हिम्मत जुटाते हैं और वो सब ना चाहते हुए भी अपनी भूख मिटाने के लिए उन डेड बॉडीज के कच्चे मांस को ही खाने लगते हैं। साथियों की डेड बॉडीज से मांस खाने के बाद कोई भी एक दूसरे से नजर नहीं मिला पा रहा था और वो सब बहुत दुखी हो जाते हैं। एक दिन एक बैग में से उन लोगों को एक रेडियो मिलता है और रॉय उसको किसी तरह से ठीक कर लेता है। जब रेडियो ऑन होता है तो उन्हें एक न्यूज से पता चलता है कि रेस्क्यू टीम्स ने उन्हें 10 दिनों तक ढूंढा, पर कोई सक्सेस हाथ न लगने के कारण उन्होंने ये सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया है और उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया है। अब उनके पास केवल एक ही रास्ता बचा है कि वो प्लेन के पिछले हिस्से को किसी भी तरह ढूंढे। नूमा, रॉबर्टो, नांदो और तिनतिन को अपने साथ लेकर उस प्लेन के पिछले हिस्से की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन रात होते ही वो लोग एक तूफान में फंस जाते हैं और जैसे तैसे एक दूसरे से चिपककर उस तूफान का सामना करते हैं। उस तूफान के कारण उन तीनों की हालत काफी खराब हो जाती है। अगली सुबह वो प्लेन की एक टूटी हुई शीट के सहारे अपने दोस्तों के पास वापस लौट आते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि उन्हें उस जगह फंसे हुए 17 दिन हो चुके थे और वो लोग जैसे तैसे एक दूसरे के साथ सरवाइव कर रहे थे। मगर इसके बाद एक बड़ा एवलांच आता है और बहुत सारी बर्फ उनके प्लेन के अंदर आ जाती है। वो सब लोग उस बर्फ के नीचे दब जाते हैं। इस एवलांच से और कुछ लोग मर जाते हैं,
जिनमें उनकी टीम का कैप्टन मार्सेलो भी शामिल था। नूमा बाहर निकलने के लिए उस प्लेन के शीशे को तोड़ने लगता है, जिससे उसका एक पैर जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और अल्टीमेटली उसकी मेहनत रंग लाती है और सब लोग बर्फ से बाहर निकलने में सक्सेसफुल होते हैं। बाहर आने के बाद वो लोग किसी तरह उस प्लेन के टुकड़े को भी बर्फ से बाहर निकाल लेते हैं। नांदो कहता है कि मौसम अच्छा है और धूप भी निकली हुई है, इसलिए अब हमें प्लेन के दूसरे हिस्से की खोज में निकलना चाहिए। लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि 15 नवंबर यानी आज से 2 हफ्ते बाद बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी, तब गर्मी बढ़ेगी और तूफान भी कम हो जाएंगे और तब तक हमें इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। हम जितनी बार भी प्लेन के दूसरे हिस्से की खोज में निकले हैं, अनसक्सेसफुल होकर लौटे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और क्रैश के 34 दिन बाद बर्फ पिघलनी शुरू हो चुकी होती है। तब तक आर्तुरो और रफेल नाम के 2 और लोगों की डेथ हो जाती है। नवंबर 29 तक 45 में से सिर्फ 17 सर्वाइवर्स जिंदा बचे होते हैं। अब नूमा 3 लोगों के साथ एक बार फिर से प्लेन के पिछले हिस्से की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में ही नूमा की तबीयत खराब हो जाती है और वो चक्कर खाकर गिर जाता है। दरअसल प्लेन के शीशे से जो नूमा के पैर पे जख्म हुआ था, उसका ट्रीटमेंट न होने की वजह से उसे इन्फेक्शन हो गया था। रॉबर्टो कहता है कि हमें वापस जाना होगा, लेकिन नूमा कहता है कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं अकेला ही वापस चला जाऊंगा। नूमा किसी तरह अकेले वापस आ जाता है। उसकी हालत बहुत क्रिटिकल हो चुकी होती है। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो नांदो बताता है कि उन्हें प्लेन का पिछला हिस्सा मिल गया है, जिसमें से उन्हें काफी कुछ मिला है, साफ कपड़े, रम, सिगरेट्स और चॉकलेट्स भी, और उसके साथ ही उन्हें बैटरीज भी मिल गई है। मगर वो बैटरीज बहुत ज्यादा भारी है, इसलिए उन्हें रेडियो को ही वहां तक ले जाना होगा। रॉय ने पोर्टेबल रेडियो को ठीक किया था, तो हो सकता है कि वो प्लेन के रेडियो को भी ठीक कर सके। उसके बाद रॉबर्टो, नांदो और रॉय प्लेन के रेडियो को लेकर बैटरीज के पास जाते हैं और उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नूमा की तबीयत और ज्यादा खराब होते जा रही थी और इन्फेक्शन की वजह से उसकी पीठ पर काफी सारे जख्म भी हो गए थे। उधर वो लोग रेडियो तो ठीक नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें वहाँ पे ऐसा फैब्रिक मिलता है जो वाटरप्रूफ था। रॉबर्टो कहता है कि हम इसे स्लीपिंग बैग बनाएंगे, जिससे हम बर्फीले तूफान का सामना कर सके। नूमा नांदो से कहता है कि मैं जानता हूँ मैं वापस नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मैं जल्द ही मरने वाला हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम अपने घर वापस जरूर जाओगे और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। जिसके बाद 11 दिसंबर को नींद में ही नूमा की डेथ हो जाती है और नूमा की डेथ को देखकर वो सभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं और अगले दिन ही वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। अगले दिन रॉबर्टो, नांदो और टिनटिन थोड़ा खाना पैक करके वेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं और जैसे तैसे करके उस पहाड़ के टॉप पे पहुंच जाते हैं, लेकिन अब भी उन्हें सिर्फ बर्फ के अलावा और कुछ नहीं दिखता। रॉबर्टो कहता है कि हम यही मरने वाले हैं, मगर नांदो कहता है कि अगर हम और कोशिश करें तो 10-12 दिन में इन पहाड़ों को पार कर लेंगे। लेकिन उनके पास 1 हफ्ते का ही खाना था, इसलिए टिनटिन अपना खाना उन्हें देकर वापस आ जाता है ताकि उनका खाना ज्यादा दिनों तक चल सके। रॉबर्टो और नांदो सफर पर निकल पड़ते हैं और हिम्मत न हारते हुए आखिरकार एक दिन वो एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां नदी के दूसरी तरफ फाइनली उन्हें एक इंसान दिखता है। वो जल्दी से एक कागज पर लिखकर उस इंसान को बताते हैं कि वो लोग कौन हैं और वो इंसान उन्हें अपने साथ अपने गांव ले जाता है। नांदो और रॉबर्टो फाइनली 22 दिसंबर को ह्यूमन सेटलमेंट के बीच पहुंचते हैं और वहां से वो चिलियन अथॉरिटीज को कांटेक्ट करते हैं। जल्द ही उस गांव में पुलिस और मीडिया वाले जुड़ जाते हैं और हर जगह उनके जिंदा होने की न्यूज ब्रॉडकास्ट होती है। उस तरफ एंडीज में फंसे हुए बाकी लोग भी रेडियो में न्यूज सुनकर बहुत खुश होते हैं और अपने अपने घर वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं। वो लोग हर मरने वाले की कोई न कोई चीज चुनकर बैग में रख लेते हैं ताकि वो उन्हें उनकी फैमिलीज को दे सके। कुछ ही देर बाद रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स उन सभी को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं, जिसके बाद फाइनली उस फ्लाइट के 40 में से 16 लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। उनके मौत के मुंह से वापस आके अपने घर लौटने को बहुत सेलिब्रेट किया जाता है और उनकी फैमिलीज उनको जिंदा पाके बहुत खुश होते हैं। उन सबको सीधा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लोग उन सबको हीरोज मान रहे थे क्योंकि उनका घर लौटना कोई चमत्कार नहीं था, वो लोग खुद से मौत से लड़कर घर वापस आए थे। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको अन्य किसी मूवी की कहानी सुननी है तो उसे भी लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।